स्वामी विवेकानंद की एक पंक्तियाँ याद आती है, कोशिश कोशिश कोशिश। यानी कि अगर आप लगातार कोशिश करते रहो तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, संघर्ष से सफलता के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं धीरेंद्र, और इस बार हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने संघर्ष के मुताबिक अपने न केवल मुकाम को हासिल किया बल्कि धनबाद के कोयला क्षेत्र में एक गौरवान्वित महसूस कराया है लोगों को, और यहाँ से कई तरह की उत्पादन से लेकर जो रेवेन्यू सरकार को जाती है वो भी देने का काम किया है। हमारे साथ BCCL CMD सिमरन दत्ता जी हैं, उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। सर, संघर्ष से सफलता में कई तरह के संघर्ष आपने किए होंगे, कहाँ से आपकी पढ़ाई लिखाई हुई, कहाँ से शिक्षा दीक्षा किया आपने? नमस्कार और शुक्रिया कि आप हमसे आज बातचीत करने के लिए आए हैं। देखिए, जहाँ तक संघर्ष का बात है तो मैं मानता हूँ जीवन एक संघर्ष ही होता है और हम लोग को ये करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप भगवान श्री कृष्ण का भी वाणी भी देखिएगा, सुनिएगा, तो जीवन का मतलब है कर्म, और कर्म संघर्ष करके ही होता है। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, आप पूछे हैं कि कहाँ से हम पढ़े हैं। हम तो क्वालिफ़िकेशन में फ़ाइनेंस से हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इंस्टीट्यूट होता है दिल्ली, इसका हेडक्वार्टर होता है, उसी से हम लोग पास किया है। हालांकि उसका पहले हम लोग कॉलेज तो कोलकाता यूनिवर्सिटी से ही मैं पास किया हूँ कॉमर्स में। और उसके बाद मेरा देखिए कर्मभूमि जो है, अगर आप बोलिएगा, जन्मभूमि भले ही हमारा ईस्टर्न साइड कोलकाता का उस साइड में हुआ था, मैं मानता हूँ धनबाद ही मेरा मेन कर्मभूमि है। मैं नौकरी ज्वाइन भी किया इधर से, तो जहाँ नौकरी किसी को मिलता है उसको माँ जैसे हम लोग पूजा करते हैं, तो इस धरित्री को भी मैं माँ जैसे ही पूजा करता हूँ। भारत माता तो है ही, ऊपर से धनबाद हमको नौकरी दिया, हमारा साधन संपादन किया, और मुझे बहुत खुशी लगता है कि इसी कंपनी में मैं फिर मेरा अंत में, नौकरी का अंत में भी मैं इधर ही आके पहुँचा हूँ। सर, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे उस तरह कई तरह के इकोनॉमिकल समस्या भी आ रही होंगी, या फिर उस तरह से संघर्ष कर रहे हो, उस तरह से वैसी व्यवस्थाएं नहीं होगी जो आज व्यवस्थाएं हो चुकी है। कैसा माहौल था? देखिए, 1980s में हम लोग जब पढ़ाई का टाइम हम लोग का था, और 80s में हम धनबाद में भी आए थे, तब का भारत और आज का भारत में काफ़ी अंतर हो गया। और उस वक्त मेरा ख्याल से हम जैसा मिडिल क्लास फैमिली का एक लड़के को वो संघर्ष तो करना ही पड़ता था, और वो संघर्ष का कारण ही आज भारत भी ये मुकाम पे पहुँचे हैं, तो हम भी उसका एक हिस्सा है। और जहाँ तक मेरा कंपनी कोल इंडिया का सवाल है, आप जानते हैं कि BCCL का पोजीशन एवं कोल इंडिया का पोजीशन भी 80s में किया था, और उसमें काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिसीशंस जो मेरा पूर्वज लोग ने लिए हैं कंपनी में, भारत में, उसका फलस्वरूप आज हम लोग इधर पहुँचे हैं। तो ये संघर्ष में शामिल होते हुए मुझे बहुत खुशी है। सर, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, चूँकि उस समय तो उस तरह के ये भी नहीं होंगे जैसे आज ऑनलाइन पढ़ाई है, तो क्या मतलब स्कूल और कॉलेज के अलावा प्राइवेट में भी ट्यूशन वगैरह करने का समय मिल पाता था? देखिए, मैं जब पढ़ाई किए थे, मेरा साथ साथ वो एक ट्रेनिंग का नौकरी भी हम लोग का चलता था, और मेरा घर में इतना, मेरा घर जो कंजर्वेटिव था, हालांकि मेरा पिताजी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, बट हम लोग उस कंजर्वेटिव फैमिली से आए थे, जबकि हम लोग का ये ट्यूशन, अलग से टीचर रखना, ये सब को एकदम मान्यता नहीं था। और इसमें हम लोग को बोला भी जाता था कि अगर आप खुद नहीं सीखोगे तो किसी का मुंह से सीखोगे, तो वो आप ज़िंदगी भर कुछ काम में नहीं लगा पाओगे। तो हम लोग इस प्रिंसिपल में विश्वासी थे, तो हम लोग को कोई ट्यूशन का कोई बंदोबस्त नहीं था, बट हम लोग अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं, और उसमें अपना मेहनत भी किया है। भगवान का आशीर्वाद भी रह चुका है कि मैं जीवन में कोई भी एग्ज़ाम में, ये मेरे खुशी है कि कभी हमको सेकंड टाइम वो एग्ज़ाम ना देना पड़ा, ना हमको कहीं भी कोई भी इंटरव्यू में मेरा भी फेल आज तक नहीं हुआ। मतलब सेल्फ स्टडी को आपने ज़्यादा महत्व दिया। यस। अच्छा, एक चीज़ और समझना चाहेंगे सर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आप जाते होंगे कई जगह, तो ऐसी सिचुएशन थी क्या, इकोनॉमिकल समस्या के कारण हो सकता है स्टेशन पर रात गुजारना पड़ रहा हो? देखिए, इतना तो हम शुक्र गुजारेंगे मेरा परिवार को और भगवान का प्रति, कि कम से कम मेरा दाल भात का कोई संकट नहीं था, और इतना ही काफ़ी था। और जब हम उस वक्त, मैं बोलता हूँ, जब मैं उस वक्त देखता था कि मेरा, मान लीजिए, घर का बगल में ही ऐसा भी स्थिति में बहुत लोग था, स्लम्स था, कि इतना भी फैसिलिटी उनको नहीं मिलता है, मेरिट है, तो मुझे तो गर्व होता था, या मैं बहुत ही अच्छा फील करता था कि हमको भगवान ने ये मौका दिया है, और उनको भी वो मौका आए, वो हम चाहते थे। मेरा बहुत फ्रेंड्स था जो इकोनॉमिकली और भी बैकवर्ड था,
तो ये आप देखिए, अगर आप सोचिएगा कि आप बुरा हाल में हैं तो आप कभी नहीं ऊपर उठ पाइएगा। आपको हर समय देखना है, अरे मेरा नीचे भी जो है वो और भी कितना बदतर है। हम तो शुक्र गुजारना चाहेंगे कि मैं उसमें था। तो ज़रूर हम लोग को भी प्रॉब्लम्स था, लेकिन वो उतना नहीं था कि उससे नीचे भी बहुत लोग था उससे ज़्यादा। तो आज जब इंडिया को इस स्थिति में देखते हैं बहुत अच्छा लगता है। सर चूँकि हॉस्टल में भी बहुत तरह की पढ़ाई लिखाई होती होंगी, आपने हॉस्टल भी किया हो, तो कभी ऐसा मौका आया कि स्कूल बंक करना पड़ा, पिक्चर देखने जाना पड़ा? नहीं, ये सब में हम लोग को ना मौका था। जितना कंजर्वेटिव और स्ट्रिक्ट फैमिली हम लोग थे, इच्छा होने का बावजूद भी, जब कॉलेज में पढ़ते थे, झूठ नहीं बोलूँगा, 2-1 बार ज़रूर बंक किए हैं। बट उसमें मैं एक मज़ा का बात बोलता हूँ, हम लोग बस में चढ़ के कॉलेज में जाते थे। तो हम लोग क्या करते थे, वो पैदल वो चल जाते थे, वो बस में नहीं जाके 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर। लेकिन बस का पैसा पिताजी से लेना पड़ता था। वो 80 रुपया होता, 80 पैसा होता था। पैदल जाके बचाते थे पैसे? पैदल जाके बताते थे। मेरा पिताजी जो था, वो रूट का बस का टिकट प्रोड्यूस नहीं करने से वो पैसा रीइंबर्स नहीं करेंगे। ये भी मुश्किल था, क्योंकि चार्टेड अकाउंटेंट थे भाई। हाँ। तो 6 रुपया जो हफ्ता में मिलता था, तो हम दूसरा वो दोस्त लोग से वो टिकट लेके, उसी रूट का बस भी होना चाहिए, लेके तब वो 6 रुपया का रीइंबर्समेंट लेते थे। तो इतना करक इसमें हम लोग पैदा ये भी हुए। एक एंजॉयबल लाइफ होता है। आज महसूस करता हूँ कि घर का ये जो रेस्ट्रिक्शंस, पिता माता का जो आशीर्वाद और ये जो रेस्ट्रिक्शंस था, ये कितना काम आता है आपको ज़िंदगी में डिसिप्लिन्ड होने के लिए। सर स्टूडेंट लाइफ में कई ऐसे तरह के मौके आते हैं कि लोगों को बाहर जाना पड़ता है एग्ज़ाम देने के लिए, तो आप भी जाते होंगे। ट्रेन में कभी सफ़र ऐसा किया है क्या? हाँ, ट्रेन में सफ़र किए हैं। और फर्स्ट टाइम जो मैं अकेला बाहर रहा हूँ, मैंने ये धनबादी है। तो धनबाद में मैं जब नौकरी करने आया हूँ, उसका पहले मेरा बहुत ज़्यादा बाहर में नहीं रहना पड़ा। धनबाद में जब नौकरी करने आया हूँ, वही फर्स्ट टाइम मैं इधर आया। तब से मेरा धनबाद का प्रति ऐसा प्यार था। तो मैं अगेन शुक्र गुजारूंगा कि हमको अंत में नौकरी का भी हमको इधर आना पड़ा। तो सर जैसे BCCL में आपकी जब ज्वाइनिंग हुई, तो कैसे आप लक्ष्य को प्राप्त किए यहाँ पे? BCCL में हमेशा संघर्ष रहा है, क्योंकि BCCL में देखिए इट्स ए लीगेसी कंपनी। हम लोग जब और ये कोल इंडिया का जो श्रेय है, माने जो नेशनलाइजेशन हुआ था, तो ये कंपनी फर्स्ट नेशनलाइज हुआ था। तो इसका अपना प्रॉब्लम तो रहेगा ही। इधर पॉपुलेशन भी ज़्यादा था, उसका बीच में माइनिंग करने का था। हालांकि बहुत अच्छा कोयला है, कोकिंग कोल है, तो इसमें संघर्ष तो था ही, इस भूमि में वो रहेगा। बट वही मेरा ख्याल से खासियत है कि इसको स्टील जब आप बनाते हैं तो बहुत हाई टेम्परेचर में पिघल के उसको पिटा के आप स्टील जैसा मजबूत चीज़ जो बनाते हैं, वो धनबाद है, वो BCCL है। सर एक चीज़ और समझना चाहेंगे, जॉब आपकी कब लगी थी? मैं धनबाद में जैसे बोला कि 1988 में मैं BCCL में ज्वाइन किया, लेकिन उसका पहले भी मैं जॉब करते थे। हम CA पास किए थे 1987 में, और उसमें हम तब एक यूनियन कार्बाइड, जो आज का दिन में एवरेडी नाम से जाना जाता है, वो उसमें मैं काम करता था। उसका बाद मैं प्राइवेट सेक्टर छोड़ के ये गवर्नमेंट नौकरी लगने का, क्योंकि मेरा फैमिली में हमेशा गवर्नमेंट नौकरी का ऊपर जोर देता था कि हम लोग देश के लिए काम आना चाहिए। तो इस माहौल से हम लोग उभर के आए हैं, तो इसलिए हम लोग गवर्नमेंट नौकरी प्रेफर किया। हालांकि अगर सैलरी का हिसाब से देखिएगा, तब इधर जो सैलरी मिलता था उससे काफ़ी ज़्यादा उधर भी मिलता था, काफ़ी प्रलोभन भी था कि उधर हम लोग काम करें। बट मैं कभी कोल इंडिया का नौकरी छोड़ने का सोचा ही नहीं था, जबकि हमारा बैच में हम देखे थे बहुत लोग इधर का माहौल और बहुत कुछ देख के छोड़ के चले जाते थे। हम बोलते थे नहीं, मेरा कंपनी मेरा देश का साथ एक दिन उभर के आएगा, और वही सच हुआ। तो पहले से ही सर आप दिमाग में बैठा कर रखे थे कि आपको कोल इंडिया में ज्वाइन करना? हम छोड़े नहीं। मेरा बैच में अगर इधर कम से कम 30 आदमी हम लोग ज्वाइन किए थे, तो कम से कम 10 से 12 आदमी कम से कम छोड़ के चला गया था। बट हम लोग कुछ में जो थे उसमें टिके रहते। सर आज BCCL के चेयरमैन के पद पर आप हैं, कभी आपने सोचा था कि इस पोस्ट पर आप आएंगे? नहीं, ये तो नहीं सोचे थे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि फाइनेंस में थे, तो हम लोग सोचते थे कि डायरेक्टर फाइनेंस ऐसा कुछ पोस्ट अगर हो जाए भगवान का कृपा से तो वो बहुत बड़ा होगा। उसका बाद हम लोग का प्रमोशन में भी काफ़ी कुछ दिन लगता था, तो हम सोचते थे कि हमारा तो चांस कभी नंबर आएगा भी नहीं, ना हम कभी उतना पोस्ट में भी जा सकते हैं। बट इसके लिए कोई खेद नहीं था, क्योंकि कंपनी में मैं जिस पोजीशन में रह चुका हूँ, आई हैड ऑलवेज वांटेड कि 100% दूँ, और मैं दूँगा।
सर कभी कभी ऐसे होता है लोगों के साथ कि जो पोजीशन वो चाहते हैं उन्हें नहीं मिलता है, तो क्या उनको निराश होना चाहिए या फिर स्ट्रगल करते रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं, हम तो सोचे थे कि E6 E7 में ही रिटायर कर जाएंगे और मेरा कोई उसमें दुख नहीं था क्योंकि आई वॉज एंजॉइंग। और हम हमेशा कोल इंडिया में भी मेरा ख्याल से फाइनेंस में इम्पोर्टेंट काम करते थे। काफ़ी अच्छे लैंडमार्क काम कोल इंडिया का, जैसे कि कोल इंडिया का IPO में मैं एक उसमें मेन कर्मी था, वर्कर था, तो उस सब में मैं भागीदारी मिला। कोल इंडिया से हम देश विदेश में भी गए हैं, लोगों से मिले हैं, इंटरव्यूज़ दिए हैं, एनालिस्ट का साथ बात किए हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि मेरा जो काम मैं जो किया हूँ हमेशा कंपनी का हित के लिए और इम्पोर्टेंस काम हम किए हैं, तो इसमें कोई खेद नहीं था कि मैं कहाँ तक पहुँचूँ। सर एक्चुअली क्या होता है कि हर जगह लाइफ में कोई ना कोई अहम भूमिका निभाना होता है, चाहे वो दोस्त हो चाहे वो गुरु हो। आपके लाइफ में किसने अहम भूमिका निभाया? क्या दोस्त वैसा है आज या गुरु वैसे हैं? देखिए, गुरु तो ज़रूर है। सारे मेरा जो सीनियर्स था ये एक तरफ से हमारा गुरु था। और मैं अपना जब अभी अंत में भी जो आए हैं इसमें भी हमारा बॉस जो भी चेयरमैन कोल इंडिया हो, मिनिस्ट्री से सेक्रेटरी साहब हो, इन लोग से इतना सुंदर गाइडेंस आज का दिन में भी मिलता है। क्योंकि हम लोग जब काम करते हैं उसमें कभी कभी हम लोग मान लीजिए इधर उधर ठीक डिसीजन हो ना हो चले जाते हैं, इन लोग हम लोग को करेक्ट कर देता है। तो टाइम टू टाइम जो हमारा बॉसेस आया है ये, और सारे बॉस का साथ आज तक हमको एक भी बॉस नहीं मिला जिसका साथ मेरा रिलेशन कभी ख़राब था या कभी ख़राब हुआ था। तो ये सब एक प्रकार से हमारा गुरु रहा है। आपके दोस्त उस समय जो आपके साथ पढ़ते होंगे अभी आज के डेट में कहाँ हैं, किस पोजीशन पे? देखिए, दो चार का साथ तो ज़रूर जान पहचान है। मेरा बैचमेट्स जो है उन लोग का साथ है, बट मेरा ऑल बैचमेट सब रिटायर्ड। मैं बैचमेट से इंडिया से बाहर? नहीं, इंडिया में ही है, बट मेरा ये जो कोल इंडिया में जितना हम एक साथ ज्वाइन किए थे, प्रोबेबली आई वाज द यंगेस्ट, तो हम सबसे अंत में रिटायर कर रहे हैं, बाकी सब रिटायर करके। सर एक बात और बोला जाता है, घर के लोग बोलते हैं, बूढ़े बुजुर्ग बोलते हैं कि अगर माँ बाप की मार नहीं खाई तो क्या ही खाई, गुरु की मार नहीं खाई तो क्या ही खाई। आपने कभी खाया क्या? बहुत बहुत खाया। मेरा मदर एंड फादर दोनों हमको बहुत पीटता था। मैं थोड़ा शरारती भी था क्योंकि मेरा पढ़ाई में मन कम था। एक अप टू ए सर्टेन एज पढ़ाई में मन कम था और खेल कूद में बहुत ज़्यादा था। तो मेरा पिताजी एक दिन बुलाया, बोला कपिल देव बनोगे? हम तो हाथ उठा के बोला हम बनेंगे। बोला देखो, 100 करोड़ का देश में एक कपिल देव बनता है, तुम्हारा जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, इंजीनियर हज़ारों बनता है। आप सोच लो कौन सा ईजियर है। मैं तब समझा हम लोग खाली मान लीजिए खेलते हैं, कुछ भी करते हैं, वो तो मन का आनंद के लिए करते हैं, लेकिन वो कितना कठिन काम है। एक गावस्कर बनना, एक कपिल देव बनना, एक सचिन तेंदुलकर बनना कोई आसान चीज़ नहीं है। हम लोग सोचते हैं अरे खेल कूद तो बहुत आसान चीज़ है, नहीं। तो वो जो हमको आई ओपनर था उसका बाद से मैं पढ़ाई चालू किया, और ये मोटा मोटी आप बोल सकते हैं जो स्कूल लेवल है उसका बाद से। एंड तब मैं बहुत आसानी से, उसका पहले का मेरा जो रिकॉर्ड्स बोलिए, बस रिजल्ट्स बोलिए, वो भी उतना अच्छा नहीं था जितना उसका बाद से हुआ। मैं CA भी एक लप में पास किए थे। फिर भी आप निराश नहीं हुए? नहीं, निराश नहीं हुए, एकदम नहीं। मैं मानता हूँ ये एक माता पिता का आशीर्वाद और अच्छा हमारा दिक दर्शन था, जिसको वजह से हमको आज ये पोजीशन मिला है। गुरु के भी कभी मार खाने की मौका मिली गुरु से? गुरु से मार तो नहीं, बट डांट तो सुना हूँ। और वो सारे डांट जो था वो कहीं ना कहीं उनका एक्सपीरियंस से हमारा गलत कदम को सुधार दिया। तो कहीं ना कहीं अगर कोई लोग भटक रहे हैं तो गुरु की मार और माँ बाप की डांट भी जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। ये जो नहीं मिला जिसको, मैं मानता हूँ उसका पूर्णता आएगा ही नहीं। क्योंकि बिना गुरु, बिना कोई पथ प्रदर्शक के, कोई आपका सामने मॉडल नहीं रहेगा, तो आप अकेला शायद रास्ता तैयार नहीं कर पाएंगे। हम लोग अकेला कुछ नहीं करते हैं, हम लोग किसी को देख के उसको हो सकता है एक्सेल करेंगे और भी आगे जाएंगे। लेकिन गाइडेंस, मार मतलब आपको एक तरह से उसको याद दिलाने का तरीका है, ये सब ज़रूरी है। सर एक बात और समझना चाहेंगे हम, जनरली आमतौर पे होता है कि जो नारी होती है, नारी शक्ति, अगर होता है कि आपके लिए लक्की साबित होती है, तो जनरली लोग घर के लोगों को कहना आता है यार इसका जॉब नहीं लग रहा, शादी करा दो जॉब लग जाएगा। तो आपके लाइफ में आपकी पत्नी की भूमिका कहाँ रही? जॉब के पहले आई, जॉब के बाद आई? नहीं, जॉब का बहुत बात है। हम जॉब मिलने का 7 साल, कम से कम 7 इयर्स का बाद शादी किए, क्योंकि काफ़ी यंग एज में मैं जॉब मिल गया था।
व्हेन आई वाज 21-22 आई गॉट दिस जॉब। तो बट मैं हमेशा मानता हूँ घर का वाइफ जो है वो घर का लक्ष्मी भी होता है और ज़रूर आपका सहयोगी होता है और आपका लक भी होता है। तो मैं और मेरा वाइफ दोनों देव देवता में बहुत विश्वास रखता हूँ, पूजा में विश्वास रखता हूँ, इसलिए घर में हम लोग का भगवान का कृपा से शांति भी है और उनका सपोर्ट और उनका लक जो भी बोलिए उसका ज़रिए ही हम लोग इसमें पहुँचे हैं। बच्चे कितने हैं सर? 2 बच्चे हैं, दोनों ही डॉक्टर हैं। डॉक्टर हैं। अच्छा, बच्चों को क्या एक एम निर्धारण करना चाहिए कि नहीं आपको यही करना है, कि उनको उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए कि आपको जो करना है? उनका ऊपर ही छोड़ना चाहिए, हालांकि हमने यही मानते थे, लेकिन मेरा वाइफ का किसी कारण से है कि डॉक्टर होने से ही उनका अच्छा लगता था, वो ज़्यादा उन लोग को वही समझाते थे, तो इसीलिए इन लोग पढ़ाई किए हैं। बट मेरा ख्याल से गाइडेंस भी थोड़ा चाहिए, क्योंकि कभी कभी बच्चे फुल सोच नहीं सकते हैं कि क्या उसके लिए बेस्ट है। तो मेरा ख्याल से दोनों डेमोक्रेटिकली ये डिस्कस करके तैयार करना चाहिए। मतलब आज के युवा जो हैं सर दिग्भ्रमित हो जा रहे हैं, उन्हें क्या करना है, आगे चल के क्या बनना है, ऐसे में युवाओं को क्या सोचना चाहिए? देखिए, आज का युवा अगर भ्रमित हो जाएगा, आज इतना स्कोप है इंडिया में, ये वो 30 साल पहले 35 साल पहले जब हम लोग नौकरी में आए थे नहीं थे। आज तो एवरी डे एक नया मौका आ रहा है। जॉब आजकल दिन में कि गवर्नमेंट जॉब करना है वो नहीं है, यू कैन बी सेल्फ एम्प्लॉयड, और इस नया नया स्टार्टअप हो रहा है। इंडिया तो स्टार्टअप का हब बन गया है, तो यू हैव लॉट ऑफ स्कोप्स, आपको ढूंढ लेना पड़ेगा, उसको पकड़ना पड़ेगा। एक चीज़ मैं बोलूँगा, श्रम का कोई विकल्प नहीं होता है। इफ़ यू आर लेबोरियस यू आर डेफिनेटली गोइंग टू सक्सीड, एंड मोर देन मेरिट इट इज़ लेबर, मतलब आपका श्रम का क्षमता मेरिट से भी ज़्यादा मैटर करता है। आपका ऊपर में 10% मेरिट है तो दैट्स ए आइसिंग ऑन दी केक, और भी अच्छा करेंगे। आज के डेट में ऑनलाइन के ज़माना आ गए हैं, तो ऑनलाइन पढ़ाई ज़्यादा फ़ायदेमंद है या सेल्फ स्टडी? चूँकि आप तो पहले से सेल्फ स्टडी भी किया। देखिए, मेरा ख्याल से जितना भी ऑनलाइन आए, किताब का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। सो यू विल हैव टू हैव ए बेस द बुक्स, उसका ऊपर ज़्यादा सीखने के लिए ऑनलाइन ये तो चलेगा ही, टेक्नोलॉजी आएगा ही, बट किताब जो है और उसको एक बार पेज उलट के देख के दिमाग में बैठाना बेसिक फंडामेंटल है, वो जो रहेगा हमेशा ज़रूरी। सर एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, जनरली स्टूडेंट लाइफ में लोग ट्रेन का सफ़र करते हैं एग्ज़ाम देने जाने के लिए, तो विदाउट टिकट सफ़र करते हैं। आपके साथ कभी मौका है विदाउट टिकट सफ़र करने का? देखिए, आजकल के दिन में सरकार ने इतना सुविधा स्टूडेंट्स और इसके लिए दे दिया, तो आजकल उसका दरकार भी नहीं है और सबका इज्जत है। मेरा ख्याल से ना वो करना चाहिए, ना उसका किसी को करने का ज़रूरत है। आजकल तो आप देखिए स्टेट वाइज भी कितना सम्मान या अवार्ड्स या साधन लोगों का पास गवर्नमेंट ने दे रहा है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट का भी इनकम है, गवर्नमेंट लोगों को और बेनिफिट्स दे रहा है और डेमोक्रेसी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो वो कोई एक ज़माने में हो सकता है कोई ज़रूरत था, लेकिन आज का दिन में ना ज़रूरत है ना करना चाहिए। आपके साथ कभी ऐसा मौका मिला? नहीं, मैं कभी बिना टिकट से सफ़र नहीं किए थे। मैं जब धनबाद में रहते थे, एक मंथली कार्ड होता था, हम लोग ज़रूर उसको लेके, कोई ट्रेन में वो अलाउड नहीं होता भी तो हम लोग चढ़ जाते थे, इतना तक हुआ था। अच्छा, आपके ज़माने में और अभी के ज़माने में बहुत सारा फिल्म भी आ गया, आपका कोई पसंदीदा हीरो या पसंदीदा हीरोइन? देखिए, हम जिस ज़माने का है, मेरा तो पसंदीदा फिल्म या हीरो बनने से हम खाली अमिताभ बच्चन का ही नाम लेंगे। मैं उसका। और हीरोइन? हीरोइन में माधुरी दीक्षित का नाम ले सकते हैं। अच्छा, आप ये फेवरेट है आपका? हाँ। अच्छा, क्रिकेट या जो स्पोर्ट्स होते हैं सर, जितने भी स्पोर्ट्स हैं, सबसे फेवरेट कौन था आपका स्पोर्ट्स में? कपिल देव। कपिल देव। मतलब क्रिकेट में आपकी जो रुचि थी? हाँ, आपने कभी क्रिकेट खेला है क्रिकेट सर? में बहुत रुचि थी। मैं स्कूल में क्रिकेट खेलते थे, स्टेट लेवल जूनियर तक भी हम लोग पहुँचे थे, खेलते थे। अच्छा, अब चूंकि एक मुकाम यहाँ बना लिया है, धनबाद में आप यहाँ सीएमडी के तौर पर कार्य कर रहे हैं, विगत 2 सालों से कार्य कर रहे हैं, अभी भी कुछ लक्ष्य आपके मन में होगा कि अब मेरे को यहाँ पर बेहतर करना है, यहाँ पर बेहतर करना है, तो किन किन दिशाओं में बेहतर काम कर रहे हैं? देखिए, धनबाद में काम करने का सबसे बढ़िया जो मुझे लगा, इसमें आपको सीमाहीन आप काम कर सकते हैं, उन्नति करा सकते हैं, तो ऐसा मौका बहुत कम मिलता है और इसमें आगे चल के भी ऐसा मौका रहेगा। ये कंपनी भी ग्रो करेगा, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा और साथ साथ में इसके CSR, लोगों का प्रति काम, वेलफेयर, सौंदर्यकरण, सब में बहुत सारी चीज़ हम लोग को और करना बाकी है और जो हम लोग करेंगे।
सर जैसे कि कई तरह की आपने सुविधाएं भी दी है, चाहे सीएसआर फंड से लोगों को मदद कराना हो, चाहे कोलवासरी की बात हो, अभी और क्या कुछ ऐसा प्लान है आपके पास जो कि लगे कि और बेहतर करने की ज़रूरत में है? यही हम लोग करेंगे कि जो कोकिंग कोल का जो महत्व होता है उसका और महसूस कराएंगे, और इंडिया में आत्मनिर्भर भारत बनाने में और विकसित भारत बनाने में उसको हम उसका प्रति काम करेंगे। इंपोर्ट हम लोग घटाएंगे कोकिंग कोल का, टेक्नोलॉजी भी बढ़ाएंगे, वॉशरीज भी बढ़ाएंगे, और हमारा कोल का सटीक उपाय और उपयोग करेंगे हम लोग। सर मौजूदा स्थिति में क्या चुनौतियां हैं आप जो फील कर रहे हैं कि ये चुनौती है, उसको दूर करना है मेरा? देखिए, सबसे बड़ा चुनौती होता है कि हम लोग सही ढंग से लैंड एक्वायर करें। सही ढंग से इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एक तो है उसका पेपर वर्क होता है, उसका बहुत सारे कानूनें होता है, मुआवजा होता है, और लोगों को हम लोग को देखना है, जो लैंड लूजर्स है, ये हमारा बिजनेस है। अगर हमारा कोयला अच्छा दाम से बिकता है तो उसका स्टेक होल्डर्स सबसे पहले होता है लैंड ओनर्स। ये हम लोग का दिमाग में बैठाना पड़ेगा, और इनको नहीं देख के हम लोग कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मेरा ख्याल से पॉलिसी शुड बी कम्प्लीटली अलाइंड विथ दैट। सर एक और समस्या लगातार आते आई, आपने भी देखा होगा, ओबी डंप की समस्या। इसे ओवरकम करने का कुछ प्लान बीसीसीएल के पास आपने कुछ सोचा है? देखिए, हमारा इधर जगह का बहुत कम है। जैसे हम लोग फैल जाएंगे, अगर झड़िया मास्टर प्लान का भी पूर्ण रूप से उसका जब विकास होगा तो ये ओबी डैम को भी हम लोग घटाया जा सकता है। ऐसे ओबी डैम तो होगा, बट जब माइन क्लोजर हम लोग करते हैं उसमें ध्यान देके वो ओबी डैम को फिर से वापस करके उसको वाटर बॉडी, उसको अच्छा सौंदर्यकरण, ट्री प्लांटेशन, ये सब करना चाहिए। और ओबी डैम से भी हम लोग अभी सैंड वगैरह का भी प्लानिंग जो चल रहा है वो भी काम में आएगा, तो ओबी डैम भी वो घटता रहेगा। बट जब तक ओबी डैम रहेगा उसमें स्लोप स्टेबिलिटी देखना हम लोग को मेन काम होता है। जैसे आपने बताया सर, झरिया मास्टर प्लान, सबको इधर से उधर शिफ्ट करना, बेलगड़िया में भी शिफ्ट हुए हैं लोग, लेकिन पूरी तरह से लोग शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या लगता है वहाँ चुनौती अभी मिल रहा है क्या कुछ? नहीं, अभी जो प्लानिंग हो रहा है मेरा ख्याल से इसमें काफ़ी अच्छा इसका होगा। इम्प्लीमेंटेशन भी जो थोड़ा अगर कमी रहा है तो उसमें भी अभी ध्यान दिया जा रहा है, और ट्रेनिंग हम लोग ऑलरेडी चालू कर दिया। 3 MSDI सेंटर हम लोग बनाए हैं, आप देखे होंगे, फैशन एंटरप्रेन्योर से। और हम लोग इसमें बहुत बड़ा परिकल्पना भी कर रहे हैं कि आगे इसको यूज़र फ्रेंडली, लोग जो शिफ्ट होगा उनका सारे सुविधा का साथ हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। सर कोयला राजधानी के नाम से धनबाद जाना जा रहा है, तो यहाँ लेकिन एक पोल्यूशन की भी समस्या है, ये भी लग रहा है कि इसे भी दूर करने की ज़रूरत है। दूर करने का ज़रूरत है। आज बहुत टेक्नोलॉजिकल साधन भी मिल गया, फॉग कैनन से लेके PM10 एनालाइजर से लेके सारे चीज़ का, स्प्रिंकलर से, तो वो हम लोग ज़रूर करेंगे। ट्री प्लांटेशन इज़ ए मस्ट, वो हम लोग ज़्यादातर और करेंगे। भविष्य में उत्पादन को बढ़ाने को लेकर, जैसे कल आपने मीटिंग भी किया है लोगों से, और कुछ प्लान आपके पास है ताकि आपको लगे कि आपने जो लक्ष्य को प्राप्ति किया है, चूँकि लक्ष्य कभी खत्म नहीं होता है, आगे भी कई तरह के लक्ष्य हो सकते हैं? देखिए, हमारा कोल जो है वो सही ढंग से CI क्वालिटी से कस्टमर के पास पहुंचाना पड़ेगा। हम बेचना नहीं चाहेंगे, हम चाहते हैं मोटो शुड भी कि वो हमारा कोयला खरीदना चाहेगा। जिस दिन ये हम लोग सफल हो जाएंगे इसमें कि वो हमारा कोयला सबसे अलग सोच के और सबसे पहले हम लोग को रख के लेगा, उस दिन मेरा सक्सेस होगा। एक सवाल और रहेगा सर, चूँकि आज के ज़माने में कई युवाओं का रहता है कि मेरे को इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, मेरे को उस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो युवाओं के लिए क्या रहेगा आपका संदेश कि उनको लगे कि हाँ, निराश भी नहीं होंगे हम, चाहे 1 अटेम्प्ट हो चाहे 2 अटेम्प्ट हो? अब एकदम सही बोले हैं। जैसे मैं बोला, आज स्टार्टअप से लेके देश का प्रगति में शामिल होने का सबका पास मेरा ख्याल से स्कोप है। हालांकि ये बहुत बड़ा देश है, जनसंख्या भी बहुत बड़ा है, और हम लोग यंग हैं, तो यंग होने का चलते हमारा देश का एज अराउंड 35-37 है, तो बहुत लोगों का अपेक्षा है कि हम काम करें। तो जो ओपनिंग है, आप अगर स्थिरता से और लेबर दे के काम आप करना चाहिएगा, आपका श्रम करने में आपको कोई कठिनाई नहीं है, तो आपका काम का कोई कमी नहीं होगा। आपको हर दिन इस देश में नौकरी और काम का और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सुयोग आएगा, तो आप उसको सद्व्यवहार करना चाहिए। तो ये थे बीसीसीएल CMD सिमरन दत्ता, जिन्होंने अपने संघर्ष की कहानियों को बताया कि किस तरह से यह संघर्ष करके, पढ़ाई लिखाई करके आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, अभी भी इनका लक्ष्य जो है ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और इन्हें बेहतर करने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर ज़िंदगी में लक्ष्य कभी ख़त्म नहीं होती है, हर समय एक लक्ष्य सामने आते रहते हैं, लेकिन इन्होंने यही बताया है कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहले बार अटैम्प्ट में नहीं होते तो लगातार आपको प्रयास करते रहना चाहिए। सेल्फ स्टडी और आत्मविश्वास
आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है, तभी मंजिल आपके कदम चुनेगी। ये असली हीरो हैं जो कि धरती पर अपने स्ट्रगल को करके एक मुकाम हासिल किए हैं। तो अभी हमने आपको दिखाया असली हीरो की कहानियाँ। अगले एपिसोड में और आपको असली हीरो से मिलाएंगे कि किस तरह से संघर्ष कर उन्होंने सफलता हासिल की है और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। तब तक के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ। कैमरामैन संजय के साथ धीरेन्द्र, मिरर मीडिया, धनबाद।